काफ़ी लोग तो जा चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, लास्ट में ऐसा ही होता है। मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक पल्लव है। मैंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज गोवा से MBBS किया और एम्स नई न्यू दिल्ली से MD साइकेट्री में किया है। सबकी कहानी यहाँ अलग है। UPSC का यही फ़ायदा है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, गांव के स्कूल, शहर के स्कूल, दिल्ली के सिलेक्शन, रायपुर से सिलेक्शन, हर जगह से सिलेक्शन हो सकता है। हर की अपनी कहानी है। हमें देखना ये है कि कहानी सुनना भी है और अपनी कहानी गढ़नी भी है। होता क्या है, सिलेक्शन होने के बाद बहुत कॉन्फिडेंस आता है आदमी में। जब हम उस तरफ रहते हैं तो दुनिया अलग रहती है। मैंने बहुत जब आप इंटरव्यू में तो एक बार इंटरव्यू मैं 2012 में जनरल में मेरा लास्ट एज था 29 ईयर्स, 1 साल बचा था मेरा। मेरे 2 छोटे भाई हैं, एक भारतीय वन सेवा में है, एक भारतीय विदेश सेवा में। एक बीटेक IIT खड़गपुर से और एक बिट्स पिलानी से, वो तैयारी कर रहे थे। मेरा एम्स में सीनियर रेजिडेंसी ख़त्म हुआ था, असिस्टेंट प्रोफेसर वेटिंग में था मैं। तो मेरी शादी हुई थी, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी। जब मैंने घर वालों को बोला मैं तैयारी शुरू करना चाहता हूँ, तो मेरी तो शादी टूटने की हालत में आ गई। मेरे फादर इन लॉ बोले मैं तो डॉक्टर लड़के से शादी किया था, एम्स में कंसल्टेंट है उससे शादी किया था, तुम कहाँ अनसर्टेनिटी की ओर जा रहे हो। लोगों ने कहा कि एक अटेम्प्ट है, होगा नहीं होगा, करियर क्यों ख़राब कर रहे हो। जैसे आदमी प्यार करता है किसी लड़की से, वैसे ही प्यार UPSC का है। हो सकता है 100% मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन यदि आप दिल से लगोगे तो ही चांस है मिलेगा। दिल से नहीं लगोगे तो मिलने का चांस 0 हो जाएगा। 100% लगाओगे तो भी 100% गारंटी नहीं। यहाँ कुछ लोगों ने 100% बोला, मैं खुद को बोल रहा हूँ 100% गारंटी नहीं है। मैंने पार्ट टाइम तैयारी शुरू की, मेरा पहले अटेम्प्ट में IPS हो गया, 1 अटेम्प्ट था। मेरा दूसरा भाई उसको 3 अटेम्प्ट लगे, तीसरा भाई है जो सबसे शार्प था, वो 5 अटेम्प्ट लगे, तब जाके उसको IFS मिला। यहाँ कोई गारंटी नहीं है। मैंने कुछ लोगों को देखा, एम्स के पोस्ट ग्रेजुएट 6-7 अटेम्प्ट देके घर वापसी हो गई। IIT के ब्रिलियंट स्टूडेंट्स आए चले गए। काफ़ी लोग जोश में थे, बड़े कॉलेज के बड़े ही रह गए, छोटे आगे निकल गए। यहाँ पे बड़ा कॉलेज कुछ नहीं, छोटा कॉलेज कुछ नहीं, शहर कुछ नहीं, गांव कुछ नहीं, लेकिन तैयारी की तरीका बहुत ज़रूरी है, जो सभी लोगों ने बताया। जब तरीके से नहीं करोगे, ऑफ रूट ऑफ शूट करोगे तो नहीं होगा। जब तैयारी कर रहे हो तो प्लान B जिन्होंने रखा है उन्होंने प्लान B ही किया है। जिन्होंने केवल प्लान A रखा है, सोचा है, करना है, उनमें से कुछ लोगों का हो जाएगा, फिर सबका होगा गारंटी नहीं दे रहा हूँ। 10 लाख लोग बैठ रहे हैं, 5-6 हज़ार IIT बैठ रहे हैं, 2-3 हज़ार NIT के लोग बैठ रहे हैं, लॉ कॉलेज वाले बैठ रहे हैं, साइंस ग्रेजुएट बैठ रहे हैं, आर्ट्स ग्रेजुएट बैठ रहे हैं, सबका कैसे होगा। 10 लाख लोग, 500 सीटें। तो कोई ये बोल रहा है कि करोगे हो जाएगा, तो गारंटी नहीं है। हिम्मत है, लगे, जब लगे हुए हो तो निकलोगे। लेकिन जैसा मोटिवेशन की बात हुई, जब आप तैयारी कर रहे हो अपने आप को गेज भी करो। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है PT में 100 में 5 सही हो रहे हैं, 6 सही हो रहे हैं, फर्म तैयारी कर रहे हैं, फर्म तैयारी करो। तैयारी से कुछ नहीं होगा, आपको अपने अंदर सुधार लाना ही पड़ेगा। यदि आप 10 से 15, 15 से 30, 30 से 50, आपको स्ट्रैटेजी बनानी ही पड़ेगी, आपको स्ट्रेंथ, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा। ऐसा बताया अभिषेक अग्रवाल ने, बहुत ध्यान और स्टेप वाइज बताया। आपको हर स्टेज पता होना चाहिए कट ऑफ कितना है, इतना मुझे पहुंचना पड़ेगा। यदि आपको हर एक सब्जेक्ट बहुत ही स्पेसिफिक है। कुछ लोगों ने ग्रेजुएशन में अच्छी पढ़ाई की, फ़ायदा होगा। कुछ लोगों ने स्कूल में अच्छी पढ़ाई की, फ़ायदा होगा। मैंने 2004 में MBBS किया और 2012 में मैंने MBBS मेडिकल साइंस लेके तैयारी की। बहुत लोगों ने मुझे ये बोला 1 अटेम्प्ट है, उसमें ही मेडिकल साइंस ले लिया, लूट जाओगे। लूटना जिसको है वो लूटेगा ही, उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अपना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हमारे टाइम 2 ऑप्शनल थे, दोनों ऑप्शनल अपना रखा, मेडिकल साइंस, साइकोलॉजी। 6 महीने की मैंने कहा ना कि यदि आप अपनी चीज़ पे भरोसा कर रहे हो चांस ज़्यादा है, लेकिन अपनी चीज़ अपना तब होगा जब पढ़ा है। काफ़ी लोगों ने बीटेक किया, कुछ पढ़ा ही नहीं, सिविल इंजीनियरिंग। कृपया ना रखें टेक्निकल सब्जेक्ट्स। यदि आप कॉन्फिडेंट हो तभी रखें। ये तो टेक्निकल सब्जेक्ट्स ऑल और नन है। आपको 350 भी दे सकता है, आपको केवल 50 पे छोड़ सकता है। तो केवल कॉपी ना करें, आप अपने इंटरेस्ट को देखें। राइटिंग कुछ चीज़ें थम्स अप हैं, जैसे हैंड राइटिंग अच्छी है। यदि हैंड राइटिंग आपकी अच्छी है तो 15-20 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। यदि आपकी राइटिंग स्पीड अच्छी है तो आप ज़्यादा लिख पाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं, हम चारों पार्ट्स को समझे, चारों पार्ट्स के बारे में कुछ लिखे। कुछ लोग क्या करते हैं, एक पार्ट के बारे में लिखे, टाइम खत्म हो गया, 7 मिनट, दूसरे क्वेश्चन चले गए। 10 नंबर का क्वेश्चन है, केवल 2.5 नंबर का अटेम्प्ट किया तो 1.5 नंबर मिलेगा।
तो ये भी जरूरी है कि आप पैटर्न को समझें। जैसे लोगों ने कहा कि प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं, प्रैक्टिस इसलिए कर रहे हैं कि हम और इंडिविजुअलाइज ना करें। कोई कोचिंग कोई स्टिग्मा नहीं है जिससे हम भागे। हमने कोचिंग की तो कोई ख़राब बात नहीं है, मैंने सेल्फ स्टडी की, मेरे दोनों भाई ने कोचिंग की, उनकी भी सिलेक्शन हुआ, मेरा भी सिलेक्शन हुआ। लेकिन ये कि सब बोल रहे हैं ये कोई ख़राब बात नहीं है, हमने कोचिंग कोई चोरी डकैती नहीं है। काफ़ी लोग बड़े प्रिविलेज होते हैं, हमने कोचिंग नहीं की। भाई आपकी मर्जी, आपने नहीं की, 50,000 बचा लिए घर वालों के, अपने फिर कुछ भी नहीं है। मैंने देखा है ज़्यादातर लोगों को कोचिंग का थोड़ा फ़ायदा रहता है। फ़ायदा ये रहता है, एक तो इंक्लिनेशन, यदि आप 200 लोग के साथ बैठे हो तो दूसरा पढ़ रहा है, मैं नहीं पढ़ रहा, तो फटी में आदमी और पढ़ता है। दूसरी चीज़, आदमी जब रेगुलर टेस्ट देता है, नंबर कम आते हैं, तो आदमी को एक चीज़ आदमी को समझ में आता है, दुनिया कितनी बड़ी है। जब हम खुद तैयारी करते हैं हमें लगता है हम ही विष्णु ब्रह्मा और महेश है। जब हम तैयारी में जाते हैं तो हमें मालूम चलता है दुनिया बहुत बड़ी है, हम तो उसमें बूंद हैं। जब हम मॉक टेस्ट देते हैं और रिजल्ट गिरते हुए देखते हैं तब हमें समझ में आता है कि क्या चीज़ है। तो कभी इंडिविजुअलाइज ना करो। एक ही बताता हूँ मैं, जब हम सेलेक्ट हो जाते हैं तो हम बहुत तेज होते हैं, जब हम उस तरफ रहते हैं तो हमारी वही हालत रहती है। मैं तो बड़े बड़े एग्जाम दिया हूँ, भगवान ने का आशीर्वाद रहा है कि एम्स PG में पूरे भारत भर में 17 रैंक आया था, UPSC में भी रैंक आई, मैंने कैट दिया तो IIM में भी मेरा रैंक आया, अहमदाबाद से मेरा कॉल था। मैंने तरह तरह के एग्ज़ाम दिए। कुछ लोग मुझे बोलते थे तो एग्ज़ाम देने के लिए बना है, वो भी नशा है। जब आप नशे में, जैसे लोग नशे में भागते हैं चीज़ों के पीछे, यदि आप उस तरह का नशा करोगे, उस तरह का प्यार करोगे तभी बढ़ पाओगे। कभी ये जो आदमी कमज़ोर है वो टूट जाएगा। काफ़ी लोग बोलते हैं एग्जाम पैनिक हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है, उसको आपको हैंडल करना पड़ेगा। नहीं करोगे पीछे छूट जाओगे, क्योंकि दुनिया इतनी बड़ी है, कोई आपको हाथ नहीं देगा। जब आप फेलियर में रहते हो, फेलियर खुद हैंडल करना होता है। सक्सेस दुनिया के साथ मिलकर हैंडल किया जाता है, लेकिन फेलियर अपना खुद हैंडल करना पड़ता है। और फेलियर को, जो लोग फेलियर में मजबूत रहते हैं वही लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे दोस्त बनाओ, अच्छा स्टडी सर्कल हो। मैं फॉर्चुनेट था कि दोनों छोटे भाई मेरे काफ़ी मतलब साथ में थे, वो पीछे छूट के मैं पहले हो गया। लेकिन एक ग्रुप सर्कल से बहुत फ़ायदा होता है। पॉजिटिव लोगों के साथ हो, आप आंसर शेयर करो। ज़्यादा प्रॉब्लम होती है लोग एक दूसरे से जलते हैं, वो अपना नोट छिपा रहा है, वो अपना बुक छिपा रहा है। ऐसे दोस्त ना बनाए, ऐसे दोस्त से अकेले पढ़ना अच्छा है। यदि कोई ऐसा आदमी है जो आपके साथ शेयर कर सकता है, साथ आगे बढ़ सकता है, वैसा दोस्त बनाए। जो स्ट्रैटेजी है वो सबने कहा, या तो आप जो वीक पॉइंट्स हैं, किसी सब्जेक्ट से भागना नहीं चाहिए। मैं तो साइंस ग्रेजुएट था, इकोनॉमिक्स बहुत नया था मेरे लिए, ह्यूमैनिटीज़ काफ़ी नया था। लेकिन यदि आप समझने की कोशिश करोगे, सबसे इम्पोर्टेंट होता है चीज़ों को दिमाग में ब्रैकेट में टिकाना। लास्ट 6 महीने की तैयारी, लास्ट 30 दिन की तैयारी, लास्ट 1 वीक की तैयारी, लास्ट 24 घंटे की तैयारी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सभी लोग बोलते हैं हम लास्ट डे तो रिलैक्स करते हैं, सोते हैं। किसी का टॉपर का घर देख रहा, बत्ती बंद नहीं होगी आपको। मैं तो खुद देखा हूँ, आदमी रिवाइव नहीं करेगा तो एग्जाम में रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। ये मतलब नहीं कि सोए नहीं, 5-6 घंटे सोए, लेकिन लास्ट का 1 वीक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्लॉग ओवर की तरह होता है। यदि आदमी लास्ट में चीज़ों को रिवाइव नहीं करेगा तो रिकलेक्ट नहीं कर पाएगा, कन्फ्यूजन होगा। MCQs में आप जितनी बार, जैसे लोगों ने बताया, जितनी बार आप पढ़ोगे, एक निगेट करने की भी आदमी को समझ में आता है कि 4 में ये ऑप्शन तो नहीं होगा, तो 1/3 पे आप आ गए। उसमें ध्यान से पढ़ोगे आप लाइन को, तो कुछ एक और ऑप्शन निकल जाएगा। यदि आप 2 में लेके आ जाओगे 50 क्वेश्चन को, तो 25 सही होगा। वो लोग बोलते हैं ऐसा कोई नहीं होता कि 50 में 2 पे लेके आए तो उसका 10 ही सही होगा। रूल ऑफ मैथमेटिक्स है, 50 में जिसकी किस्मत अच्छी है उसका 22 हो सकता है, जिसकी किस्मत खराब है उसकी 22 हो सकता है, किस्मत अच्छा हो तो 28 हो सकता है। लेकिन जितने चॉइस को आप रूल आउट करोगे, यदि आप 4 को 1 रूल आउट करके 3 पे ला रहे हो 30 क्वेश्चन को, तो 10 आपका सही होगा ही होगा। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लंबी तैयारी, लोगों ने कहा है लंबे टाइम तक मोटिवेट करके रखना। और सही बात यह है कि सर्विसेज के बारे में बहुत लोग नहीं जानते। ये अक्षय हो सकते हैं, इनके फादर जो हैं वो IPS IAS थे, तो ये सभी जानते होंगे। बाकी सभी लोग सुपरफिशियल चीज़ों को देख के ही तैयारी करते हैं। लोग बोलते हैं कि ये हमारा मोटिवेशन है, वो हमारा मोटिवेशन है, हो सकता है हो, लेकिन सर्विसेज में आने के बाद लोग नहीं जानते। सर्विसेज को 8 साल 10 साल हो गए, वो भी कंफ्यूज है। तो कृपया उस पर ना जाएं। इस पे ये बात सही है कि सर्विसेज, आपने नाम ही है सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा हो, पुलिस सेवा हो, राजस्व सेवा हो, नाम ही है सेवा। जो सेवा के लिए आएगा वो सर्टिफाइड रहेगा, जो मेवा के लिए आएगा वो जल्दी डिसर्टिफाइड हो जाएगा। ये कुछ लोगों ने मेवा वालों की बात भी की थी, तो मैं उस पर नहीं आना चाहता। लेकिन जो आदमी 3 साल 4 साल इतना स्ट्रगल करके आएगा, उसके अंदर UPSC मुझे लगता है कभी कभी इसीलिए इतना टाइम लगाती है।
इसीलिए एज बढ़ाते जा रही है 30, 32, 34, क्योंकि लोग इतने डेडिकेटेड, वही लोग छन के आएंगे जो छन्नी में छनना चाहते हैं। मेवा वाले लोग पहले ही छन के बाहर हो जाएंगे। ये अपवाद की बात कहीं भी आ सकती है। तीनों फेज में बहुत जरूरी है कि एक फेज की तैयारी के बाद दूसरा फेज का तैयारी आदमी करता रहे, वो बहुत बड़ी चीज़ है। जब मैंने प्रीलिम्स दिया था तो नया पैटर्न आया ही था, जस्ट बॉर्डर लाइन पे मेरा प्रीलिम्स अटका हुआ था, तो कितना भी चाह रहे थे वो अपने आप को तैयारी के लिए कंटिन्यू, एक ही अटेम्प्ट बचा लगा था, तैयारी करूँ कहीं वेस्ट तो नहीं हो जाएगा, कहीं वेस्ट तो, जब लगा ही दिया तो वेस्ट का क्या सोच रहे, लगे रहना चाहिए जब तक रिजल्ट आ ना जाए। रिजल्ट आ जाए, जब एक का मैं बता रहा हूँ अभी जो सिलेक्शन हो गया इन लोगों का, जब तक रिजल्ट नहीं आया होगा हर आदमी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा होगा। जिनकी रैंक 51 आई, 45 आई, 194 आई, 213 आई, जितनी भी आई हो, मैंने एक आदमी को आज तक नहीं देखा जिसने इंटरव्यू देने के बाद तैयारी छोड़ दी हो। वो रैंक 1 ही क्यों ना हो। मेरे साथ तो अग्रवाल तो 2000 हमारे साथ एनपीए में ट्रेनिंग कर रहा था, जिसकी रैंक 1 आई, उसकी हवा निकली हुई थी, रिजल्ट आने वाला था उस दिन। तो वो बाद की बात अलग है, लोग रामचरितमानस लिखा जाता है भगवान राम के ऊपर, वैसा हो जाता है। लेकिन जो भी ये लोग हैं उन्होंने मेहनत सबने की है। मैंने कहा मेहनत करने वाला छूट सकता है, लेकिन बिना मेहनत वाला यहाँ बैठ नहीं सकता, ये गारंटी है। और जब आप हार्ड वर्क करोगे तो ही स्मार्ट वर्क सीखोगे, क्योंकि जब हार्ड वर्क आदमी करता है तो सेल्फ लर्निंग होती है, अरे ये गलत पढ़ लिया, इसको कम करना है, ये करूंगा, ये काम का है, ये काम का है। जब आप हार्ड ही नहीं करोगे तो स्मार्ट कैसे बनोगे। कोई आदमी बचपन में जन्म के साथ स्मार्ट नहीं निकलता है, वो छोटा बच्चा रोता हुआ ही निकलता है। वो जैसे बड़ा होता है वो स्मार्ट होता है, वैसे ही है हार्ड वर्क। जब आप करोगे 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 तो सीखोगे। आपको ये देखना है आपके लिए क्या सूट करता है, हर आदमी अलग है। हाँ, कुछ लोगों की मेमोरी पावर बहुत अच्छी, मैंने देखा जल्दी स्कैन करते, कुछ तो रिवीजन बहुत फास्ट करते हैं, कुछ लोग नोट्स काफ़ी अच्छा बनाते हैं। अपने हैंड राइटिंग के बनाए हुए नोट्स का हमेशा फ़ायदा है। एक बेस नोट बनाना चाहिए आदमी को, कोई भी नए पॉइंट्स मिले उसमें ऐड करते जाना चाहिए, वो भी तरीका है हर आदमी का। मतलब काफ़ी लोगों को मैंने देखा है बुक से ही पढ़ते हैं तो भी अच्छा पढ़ते हैं, कुछ लोग नोट से पढ़ते हैं, लेकिन तरीका है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट दिया, नंबर अच्छे आ रहे हैं, मतलब आपका तरीका काम कर रहा है। तरीका काम नहीं कर रहा है, नया तरीका ढूंढना पड़ेगा। नहीं ढूंढेंगे यूपीएससी के सागर में डूब जाएंगे। और एक ही बताता हूँ, अटेम्प्ट का कोई वैल्यू नहीं है। हमने 9 साल यूपीएससी की तैयारी की, क्या मतलब, जब आप इधर बैठोगे तो ही फायदा है। दुनिया इधर बैठने वालों को ही ताली बजाती है। ये लाइफ है कॉम्पिटिटिव, यहाँ पे 10 लाख लोग तैयारी करें, एस्पिरेंट की कोई वैल्यू नहीं है। आप जाओगे दिल्ली में जाके कोचिंग करने का बताया, फ़ायदा है तो नुकसान भी है। वहाँ पे पीछे छूटते जाते हैं तो बहुत परेशानी होती है। दुनिया देखते देखते आदमी परेशान रहता है। लेकिन अच्छे नोट्स की अवेलेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, अच्छे गाइडेंस की इंपॉर्टेंस बिल्कुल बरकरार है। मैं फॉर्चुनेट रहा, पहले मैंने इंटरव्यू दिया, मुझे 235 नंबर आया, उस टाइम 300 का हुआ करता था। हमेशा आदमी सही, एक ट्रुथ और कन्विक्शन चेहरे से नज़र आती है, कॉन्फिडेंस पे नज़र आती है। जो लोग बनावटी होते हैं, जनरली एग्जामिनेशन पैनल उस बनावटी लोगों को पहचान देती है। जो आदमी डेली 6-12 लोगों का इंटरव्यू ले रहा है, 4 साल से ले रहा है, उसको आप क्या झूठ बना पाओगे। जैसा लोगों ने काफ़ी तैयारी के बारे में काफ़ी चीज़ें बताई हैं आपको। मैंने पहले 31 अटैम्प्ट दिया, फिर जब 32 हो गया तो मैंने दोबारा एक अटैम्प्ट दिया 2014 में एनपीए की तैयारी करते हुए। एनपीए की सबसे डिफ़िकल्ट ट्रेनिंग होती है, उसको देते हुए भी दिया तो फिर मुझे उतना ही रैंक आया, 174 आया। लेकिन रैंक में बहुत, हर नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो समझना पड़ेगा। 15-20 नंबर में पूरा खेल हो जाता है। और पर्सनैलिटी भी क्या है, मैंने इसलिए कहा इस एग्ज़ाम में ये अकेला एग्ज़ाम है जहाँ लक और भगवान की भी बहुत ज़रूरत है। मैंने पीजी का एंट्रेंस दिया मेडिकल में, कभी मुझे टेंशन नहीं होती थी, जो आदमी है वो करेगा। मैंने यूजी की दी, कैट का दिया, क्लैट दिया, क्या क्या नहीं दिया। ये अकेला एग्ज़ाम था जहाँ मैं कभी कंफर्टेबल नहीं था कि यहाँ क्या हो सकता है। उसका कारण ये है कि इसमें अनप्रेडिक्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। एक बार मैंने इंटरव्यू में 235 आया, दूसरा इंटरव्यू में 275 वाला दिया, उसमें मुझे 191 आया। नंबर आपस में भी बहुत शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन जब आप डाउन हो तो आप रीअसेस करो अपने आप को कि क्या क्या कमियां रही थी, क्या मैं इन कमियों को दूर कर सकता हूँ। केवल इस बात पे नहीं रहो कि जो तैयारी करेगा उसका हो ही जाएगा। ये तैयारी करोगे तो पूरी जवानी आप गवा दोगे अपना। मैंने लोगों को जवानी गवाते हुए देखा है और अच्छे लोगों को गवाते हुए देखा है। ऐसा भी नहीं कि मतलब इंडिया के टॉप ब्रांड को देखा है। मैं तो दिल्ली में मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का काउंसलर था। जो लोग एग्जाम के, यही कहानी है।
एक टाइम में इंटरव्यू लिया करता था और एक टाइम इंटरव्यू दिया भी है मैंने, और ये उस उम्र में जाके दिया है जहाँ बहुत मुश्किल होता है, जब आप 30 की उम्र में 20 वालों के साथ तैयारी कर रहे हो 10 साल बाद। लेकिन ये चीज़ मैंने देखा है कि यदि आदमी ने ठान ली है कि करना है, ठानने के बाद उसके लिए आपको अपरेटस भी टिकाना पड़ेगा, मेहनत भी उस हिसाब से करनी पड़ेगी। जो लोग सोशल मीडिया की बात कर रहे थे, सोशल मीडिया आपको तभी डिस्ट्रैक्ट करेगा, जो रियल एस्पिरेंट है वो डिस्ट्रैक्ट होगा ही नहीं, क्योंकि फेसबुक में जाएगा तो लगेगा दोस्त पूछेंगे तैयारी कैसी चल रही है, पिछली बार क्यों नहीं हुआ, तो डर से बंद करेगा। जो रियल तैयारी वाले कल फर्स्ट अटेम्प्ट में देखते हैं सोशल मीडिया, उसके बाद डर से नहीं देखते, कोई पूछ लेगा क्या हुआ तो क्या बताऊंगा मैं। तो सोशल मीडिया से वही डरते हैं जो तैयारी बिल्कुल ढीली ढाली करते हैं। जब आपका वो भी ये बहुत बड़ा, ये जैसे वो मछली में एक बाण मारने वाली बात है, जो वो इतना आसान नहीं है, क्योंकि हर फील्ड के लोग हैं, आप देख सकते हैं ह्यूमैनिटीज़ के लोग हैं, कॉमर्स के हैं, और इंजीनियर्स की बहुत बड़ी भीड़ है। मतलब मान के आप लोग इंजीनियर ज़्यादातर हो गए, IITians, NITians, छोटे इंजीनियरिंग कॉलेज, स्टूडेंट की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। और जैसे एज बढ़ा है, पहले 28 था, अभी 30 हुआ, अभी 32 हुआ, तो पहले जनरल में 4 अटेम्प्ट थे, 6 हो गए, OBC में 9 हो गए, तो ये तैयारी में लोग लगे रहते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत उम्दा किस्म की आप लोगों को तैयारी करनी है। अच्छे दोस्त बनाओ, पॉजिटिव दोस्त बनाओ, वैसे दोस्त मत बनाओ जैसे उन्होंने कहा कि इन्होंने घपला कर दिया, घोटाला कर दिया। जब किसी चीज़ की हम तैयारी कर रहे हैं तो हमको उसका पॉजिटिव फेस देखना चाहिए। या तो मन बना ले, किसी ने किसी को फोर्स नहीं किया। देश में अच्छे टीचर्स का भी नाम है, अच्छे डॉक्टर्स का भी नाम है, अच्छे इंजीनियर्स का भी नाम है, अच्छे सिविल सर्वेंट का भी नाम है। देश की सेवा आप डॉक्टर बन के, इंजीनियर बन के, सिविल सर्वेंट बन के सब में कर सकते हो। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं एम्स में डॉक्टर्स हैं और बहुत ही सेटिस्फाइड है। ऐसा नहीं मैंने कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया, या मैं IPS IAS बन जाता तो बहुत बड़ा तीर मार लेता। यदि इच्छा आपके अंदर है काम करने की, आपको चीज़ अच्छा लगता है, आप लगता है कि आप कुछ करना चाहते हो, लेकिन कृपया करके घर वालों को दिखाने के लिए तैयारी ना करें, नहीं तो घर वालों को मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे। ये चीज़ मैंने फील की कि इस तैयारी में खुद को भी पेशेंस चाहिए और घर वालों को भी पेशेंस चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और मैंने एक चीज़ देखा है कि आदमी यदि ठान लेता है तो ना पत्नी से फ़र्क पड़ता है ना घर वालों से फ़र्क पड़ता है। जो लोग इंटरकास्ट मैरिज करते हैं, कौन सा घर वालों का सोचते हैं, जाके कर लेते हैं। जब शादी कर सकते हो तो तैयारी भी कर सकते हो। उस टाइम घर वाले डिमोटिवेट करते तो कोई नहीं सुनता। यहाँ पे कहते हैं हमें घर वाले डिमोटिवेट कर रहे हैं। जितना डिमोटिवेशन मैंने झेला है कोई झेल ही नहीं सकता। जब मेरे फादर इन लॉ मिलते थे, अरे बर्बाद हो गया मैं। लेकिन दुनिया ऐसी है, उगते हुए सूरज को सभी सलाम करते हैं, और ये जो नहीं उगता हुआ सूरज ही हो सकता है इनमें से भी आधे लोग 5 साल के बाद थोड़े परेशान हो जाएं, इनके लिए अलग क्लास हो सकती है। क्योंकि सिविल सर्वेंट आज के दिन मेरे काउंसलिंग में कम से कम 20 से 25 IAS IPS है। आधे लोग इतने सीनियर है कि मैं काउंसलिंग नहीं करता उनकी डर के मारे, कोई पूजो सेक्रेटरी है, कोई सेक्रेटरी है, कोई एडिशनल सेक्रेटरी है, सब परेशान हैं। लेकिन ये उम्र इस सोचने की नहीं है कि यदि आपने मन बना लिया है तैयारी करना है तो रास्ता एक होना चाहिए, उसमें कितनी भी कठिनाई आए उसको पार करने की हिम्मत होनी चाहिए। और जो आपके अंदर है उसको निचोड़ के, जैसे आपने देखा गन्ना का दुकान वाला होता है, गन्ने को 5 बार चूसता है और जब चूसता है तो कुछ रस निकलता है। वैसे आपको अपने आप को चूसना है, बार बार रोना है, जितना दम लगाओगे उतना निकलेगा। हर एक मिनट काम आएगा, हर एक घंटा काम आएगा। एग्जाम के दिन आदमी को लगता है कि ये मैंने कब पढ़ा, याद आने लगता है, लिखते चला आता है। वो आपकी एक पीछे कलेक्टिव मेमोरी में रहती है जो उस टाइम आता है। आदमी बहुत बार सोचता है मैंने पढ़ा है, कुछ याद ही नहीं है। वो एक फिक्स डिपॉजिट की तरह है, कभी काम आएगा। लेकिन ऐसा है कि डिपॉजिट हुआ ही नहीं, हम सोच रहे हैं फिक्स डिपॉजिट है, एग्जाम के दिन याद आएगा तो एग्जाम के दिन 00 ही मिलना है। और UPSC वाले दे भी देते हैं। मैंने देखा है मेंस में लोगों को मार्क्स आते हुए 8, 10, 12, 15, जो लोग ट्रेन में ही निकाल के गए हैं। तो कृपया इस एग्जाम को हल्के में ना लें। यदि आपको लगता है महाभारत की लड़ाई आप लड़ सकते हो तो लड़ो, लगता है आप में दम नहीं है तो कोई बात नहीं, साइड हो जाए। केवल क्लास में इतनी भीड़ में बैठने से सिलेक्शन किसी का नहीं होना। ये ज्ञान तो ठीक है, लेकिन इस ज्ञान को इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल है। ये जो सब बताए थे, सबकी बातों से इनका एक्सपीरियंस नज़र आ रहा था। ये सब बिल्कुल धूप में सूखे हुए हैं, इन्होंने अपना निचोड़ के बताया आपको। लेकिन ये एग्ज़ाम बहुत बहुत डिफ़िकल्ट है, डराने की बात नहीं है। मैं तो वैसे भी खुले बोलता हूँ कि कोई बोल दे, कारण है कि सीटें कम हैं। हाँ, मेडिकल में PG में 10,000 सीटें थी, यहाँ पे सीटें ही गिन चुन के हैं।
और कभी ये नहीं सोचना चाहिए भाई ये कैटेगरी है वो कैटेगरी है फायदा हो जाएगा, जो उस चक्कर में रहेगा तो पक्का डूब जाएगा। यहाँ अंतर कुछ भी नहीं है, कुछ नंबरों का अंतर होता है बस। ओवर कॉन्फिडेंस कभी, ओवर कॉन्फिडेंस एग्जाम में होता ही नहीं किसी को। यूपीएससी ऐसी चट्टान है कि टकरा टकरा के आधे लोग वैसे ही सोबर बन जाते हैं, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल आते हैं वो सर्विस में आके ठीक हो जाते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग तो होनी है टेंशन की, अभी हो या बाद में हो। आप सभी लोगों से मैं कहूँगा, टॉपर्स की बातें आजकल आप इंटरनेट खोलोगे बहुत मसाला मिल जाएगा आपको, कौन सी किताब पढ़नी है, कैसे पढ़ना है, क्योंकि जो टॉपर बनता है वो ज्ञानी बन जाता है, वो अपनी किताबें छापने लगता है, कोई अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर देता है, कोई अपना कौन कौन से चैनल आजकल आते हैं सब चलाते हैं। आप नेट पे डालो बस IAS टॉपर स्टोरी, आपको किताबें किताबें निकलने लग जाएंगी। आपको कोई वो नॉलेज को यूज कैसे करना है ये आपको सीखना है। आपको बहाने नहीं बनाने, घर वाले हैं इसलिए मैं नहीं कर पाया, पत्नी नहीं करने दे रही, बच्चे नहीं करने दे रहे, भाई नहीं करने दे रहा, बहन नहीं कर, मैं तो बता रहा हूँ मैं तैयारी करता हूँ। वाइफ मेरी 2013 का बेटा है मेरा, अप्रैल का, 2012 में एग्जाम था, मेरा वाइफ प्रेग्नेंट थी, घर में जॉब छोड़ के। और ये बात में पक्का माना, कम से कम कोई कितना भी जॉब करके तैयारी कर रहा हो, कम से कम प्रीलिम्स से पहले 15 दिन, मेंस के पहले 1 महीना, इंटरव्यू के पहले 1 वीक, जो ये छुट्टी नहीं लेगा उसका सिलेक्शन नहीं होगा, मैं लिखित में दे रहा हूँ। कोई कर ले तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बाकी मेंस के लिए कम से कम, वो केवल पढ़ाई की बात नहीं है। आपको उस दिमाग में, आप ऑफिस में हो तो ऑफिस की चीज़, बॉस ने डांट दिया, इसने कर दिया, मेरा फाइल छूट गया, ये हो गया, फ़ोन आ गया, कम से कम आपको वॉश आउट पीरियड चाहिए ही चाहिए। और जो जॉब लेके तैयारी कर रहे हैं उनको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगने की पॉसिबिलिटी रहती है। मैंने कहा अरे आपके ऑप्शनल बहुत स्ट्रांग है, हमारे टाइम 2 ऑप्शनल था, दोनों मेरे अपने ऑप्शनल थे तो आसानी से हो गया, अब ऑप्शनल भी 1 हो गया है। लेकिन फिर मैंने वही कहा, अरे आपने यूजी के टाइम अच्छा पढ़ा है, 10th तक अच्छा पढ़ा है, हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक आपने अच्छा पढ़ा हुआ है स्कूल के टाइम, तो कंसेप्ट तो वही है। अभी NCERT पढ़ने की बात कर रहे थे 9th से 12th की, अरे NCERT आपने उसी टाइम अच्छा पढ़ रखा है तो बंदा पहले निकल जाएगा, तो हम कहेंगे वो 2 घंटा पढ़ के निकल गया। और जैसा लोगों ने कहा 8 से 10 घंटे की पढ़ाई तो चाहिए ही चाहिए। मेरा पर्सनल मानना है कि 300 दिन बटे इंटू 10 आवर्स, 3000 आवर्स की तैयारी क्वालिटी आवर्स चाहिए ही चाहिए। जो बंदा बोलता है मैंने 3000 घंटे से कम में सेलेक्ट हो गया, झूठ बोल रहा है, आपको बता रहा हूँ मैं। 1-2 सचिन तेंदुलकर बन सकते हैं, बाकी कोई नहीं बन सकता। कुछ लोग गिफ्टेड हो सकते हैं, बाकी सभी लोग ऑर्डिनरी लोग हैं। रेयर लोग रेयरली पैदा होते हैं। और आप ये भी आप अपने कोई एग्जामिनर बन के सोचो, मैं तो एग्जामिनर भी रहा हूँ। क्वेश्चन पेपर आंसर शीट पढ़ना बहुत मुश्किल काम है। कुछ लोग हाईलाइट अच्छा, तो पॉइंट सिस्टम अच्छा बनाते हैं, कुछ लोग इंट्रोडक्शन अच्छा देते हैं, कुछ लोग उसको क्रिस्प रखते हैं। जो चीज़ दिखने में अच्छा के अंदर क्वेश्चन पेपर खत्म करने की कोशिश करें। बहुत लोग 4-5 क्वेश्चन ही छूट जाते हैं। यदि आपका क्वेश्चन छूट गया तो बहुत मुश्किल है मेंस में मार्क्स को फेच करना। मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस क्वेश्चन के बारे में कुछ भी नहीं आता उस पर राम कहानी लिखने की जो यूनिवर्सिटी की आदत होती है वो आदमी को डुबो देती है। नए पैटर्न में कोई क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आता तो मेंस में उसको अटेम्प्ट ना करें, वो आपका टाइम खराब करता है। आप वो कहीं और लिखोगे तो टाइम आपका बचेगा। लेकिन जिसके बारे में आप थोड़ा बहुत जानते हो उसको अपने हिसाब से लिख सकते हो। ऐसे 2-2 आते हैं, ऐसे बहुत ही ऐसे न्यूज़पेपर में आप पढ़ते हो, एडिटोरियल पढ़ते हो। फ्री फ्लोइंग होना चाहिए, आपको समझना चाहिए, बहुत ज़्यादा पॉइंट फॉर्म में नहीं लिखना चाहिए। उसका एक इंट्रोडक्शन हो, बॉडी हो, जैसे उन लोगों ने कहा आप कुछ अच्छे कोटेशन देते हो, लाइफ टाइम एग्जाम्पल्स देते हो,
हमेशा ऐसे लिखने के पहले एक रफ में एक बॉडी तैयार कर लेना चाहिए, किस पॉइंट में लिखने वाला हूँ। कुछ लोग ऐसे शुरू करते हैं, लिखते चले जाते हैं, लिखते चले जाते हैं, पेज भरते चले जाते हैं। वो एग्जामिनर के लिए बहुत एनोइंग होता है पढ़ना। आप तो एक लिख रहे हो, बेचारे को 10-12 पढ़ना है डेली। उस पर भी सहानुभूति रखना है अपने को, एग्जामिनर पे भी। एग्जामिनर में सहानुभूति नहीं रखोगे, वो आप पे नहीं रखेगा, आपकी बैंड बजा देगा वो। और जो रेगुलरली अपने आप को अपडेट नहीं करेगा, करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर 2 और पेपर 3 जो है जीएस का, वो पूरा डायनेमिक है। इकोनॉमिक्स जो हुआ, इंटरनेशनल अफेयर्स हुआ, इंटरनल सिक्योरिटी हुआ, इवन पॉलिटी भी आजकल मेंस में, प्रीलिम्स और मेंस बहुत अलग है। प्रीलिम्स स्टैटिक है पूरा पॉलिटी, जबकि मेंस का पॉलिटी पूरा डायनेमिक है। इकोनॉमिक्स जैसे ही प्रीलिम्स का स्टैटिक है, मेंस का पूरा डायनेमिक है। एक थॉट प्रोसेस डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। जैसा उन्होंने बताया, क्रिटिकली एनालाइज, एलुसिडेट, एक्सप्लेन, डिफाइन, एन्यूमरेट, सब में बहुत अंतर है। नंबर भी नहीं मिलेंगे। मीडियम का कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा बैचमेट जूनियर दिव्यांग पटेल है, गुजराती माध्यम से उसने एग्जाम लिखा, MBBS होकर उसने गुजराती में पेपर दिया, गुजराती में इंटरव्यू दिया, उसका सिलेक्शन हुआ। मैं, क्योंकि मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, मैं सरकारी स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ, MBBS मैंने इंग्लिश में किया है, मैंने रिटर्न पेपर इंग्लिश में दिया, इंटरव्यू मैंने हिंदी में दिया। हिंदी में इंटरव्यू देने के बाद भी 235 आउट ऑफ 300 और 191 आउट ऑफ 270। इंटरव्यू आप कितने कॉन्फिडेंटली, वो लैंग्वेज चेक नहीं करता। हम भारतीय हैं, हम हिंदी में क्यों शर्माएंगे? कोई नहीं शर्माता। केवल हिंदी हमारी मातृभाषा है, बोलने के लिए नहीं है। 100 में 99 लोगों को हिंदी पे गर्व है। हो सकता है कुछ इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए लोग होते हैं, मेरी वाइफ है, उसको इंग्लिश से प्राइवेट स्कूल से पढ़ी है, तो होता है इंग्लिश बहुत बड़ी चीज़ है। इंग्लिश बोलने से कोई आदमी महान नहीं होता, अपनी भाषा से, अपने तरीके से और अपने आचरण से बड़ा होता है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय गुरु।